आप सभी लोगों का एक्यूप्रेशर में स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एक्यूप्रेशर के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी और एक्यूप्रेशर के उन सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया जाएगा जो कि आज कल एक्यूप्रेशर से संबंधित विधा के रूप में प्रचलित है, जैसे कि TCM हो गया, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो है, इसके माध्यम से एक्यूप्रेशर भी किया जाता है, एक्यूपंक्चर भी किया जाता है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, सुजोक एक्यूप्रेशर, करेस्पॉन्डेंस एक्यूप्रेशर, रंगों के माध्यम से चिकित्सा, बीजों के माध्यम से चिकित्सा, ये सब एक्यूप्रेशर की अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसके द्वारा एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई भी एक विधा सीख के, जैसे कि आप चाइनीज एक्यूप्रेशर सीख लें, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीख लें, तो भी आप सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि सभी तरीके के एक्यूप्रेशर के उपचार को बताते हैं, पढ़ाते हैं, उससे ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी लोग इन विधाओं को जानें और इन विधाओं को समझें कि कैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे बदलाव ला सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होना चाहिए। चिंतित शब्द नहीं, सजग होना चाहिए। आपकी सजगता आपके स्वास्थ्य की गारंटी है और हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट का कोई न कोई माध्यम अवश्य आना चाहिए, जिससे कि वह स्वस्थ रह सके और अपना उपचार कर सके, अपने परिचितों का उपचार कर सके। पहले के ज़माने में हर व्यक्ति कुछ न कुछ ज़रूर जानता था, जिससे कि वो लोग उपचार कर पाते थे। पढ़े लिखे नहीं होते थे तो भी वो उपचार कर पाते थे, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि छोटी मोटी बीमारियों का कैसे हम उपचार करें और हर बात के लिए डॉक्टर के पास जाने से बचें। वर्तमान समय में ये समस्या आ गई है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति हम उतने सजग नहीं रह गए हैं। एक्यूप्रेशर विधा सीख के आप लोग उस कमी को पूरा कर सकते हैं कि आप अपने परिवार का, अपने परिचितों का उपचार कर सकें। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बने। आप अपने शरीर में, अपनी ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकें और उस पर ध्यानपूर्वक एक ऑब्जर्वेशन बना के रखें कि हमारे शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, कैसे ऊर्जा में या शरीर के ऑर्गन्स में बदलाव हो रहे हैं। अगर आप इस पर ध्यान देने लगें और इसको समझने लगें तो निश्चित तौर पे आप स्वस्थ रहेंगे और अपना और लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर इसलिए भी आवश्यक है, यह एक बहुत ही कम खर्च वाली चिकित्सा पद्धति है। इसमें जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई खर्च नहीं आता। जैसे आप कोई भी विधा, जो भी मेडिसिन की जुड़े हुए विधाएं हैं, अगर उससे आप जुड़ते हैं तो बीमारियों के हिसाब से आपको मेडिसिन खरीदनी पड़ती है और धीरे धीरे आपके पास ढेर सारी मेडिसिन हो जाती है, जिसको कि आप रखते हैं कि कभी ये बीमारी होगी तो हम इस मेडिसिन को ले लेंगे। लेकिन एक्यूप्रेशर अगर आप जानते हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आपका बस ज्ञान आपके लिए मेडिसिन है, और चाहे वो सामान्य परिस्थितियाँ हों या इमरजेंसी हो, दोनों स्थितियों में आप इस एक्यूप्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अब महत्वपूर्ण ये है कि एक्यूप्रेशर है क्या और क्यों इसे हमें जानना चाहिए और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है कि नहीं। 3 चीज़ें किसी भी जानकारी के लिए जरूरी होती हैं कि उसका महत्व क्या है, वो क्या है और उसमें सावधानियां क्या है। तो सबसे पहले हम महत्व की बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। संपूर्ण चिकित्सा पद्धति का मतलब ये है कि इससे सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार हो सकता है और अगर बीमारी नहीं, आप स्वस्थ हैं, तो आपको स्वस्थ रखने का भी ये गारंटी देता है कि आप अगर एक्यूप्रेशर का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर कोई बीमार है, वो बीमारी चाहे प्रचलित समय में हो या कोई नई बीमारी आती है, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप प्रचलित बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और इस एक्यूप्रेशर विधा में इतनी क्षमता है कि वो आने वाली बीमारियों जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जैसे कि कोरोना आ गई, तो आने वाली बीमारियों में भी ये काम करेगा। यानी कि इससे रिसर्च किया जा सकता है, इससे नए प्रोटोकॉल्स बनाए जा सकते हैं, नई बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रचलित बीमारियों के लिए बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत से तरीके हैं जो कि हम लोग प्रयोग में करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई तरीका काम नहीं करता है तो हम एक्यूप्रेशर वहीं पे रुक जाता है। हम पेशेंट के हिसाब से नए प्रोटोकॉल्स भी बना सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर की बहुत ही बड़ा गुण है, इसलिए कि जब चिकित्सा कोई पद्धति हार जाती है, जब उसमें नया होने की संभावना कम होती है, लेकिन एक्यूप्रेशर में नया होने की संभावना सदैव बनी रहती है। आप हरदम रिसर्च कर सकते हैं और आप इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक्यूप्रेशर शारीरिक बीमारियों और मानसिक बीमारियों, भौतिक बीमारियों और आध्यात्मिक बीमारियों, इन पे समान रूप से काम करता है। समान रूप से आप दोनों तरीके के, यानी कि मेटाफिजिकल और फिजिकल, दोनों प्रकार के बीमारियों को एक्यूप्रेशर से ट्रीट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर देखते होंगे, तो कंप्यूटर में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर का में प्रॉब्लम आती है तो सॉफ्टवेयर का इंजीनियर ठीक करता है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम आती है तो हार्डवेयर का इंजीनियर ठीक करता है। एक्यूप्रेशर में सेम विचारों की प्रॉब्लम, यानी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक होता है। और एक्यूप्रेशर के माध्यम से ही शरीर की, बॉडी की भी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है, एक्यूप्रेशर में क्या किया जाता है जिससे कि सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो न्यूरो से संबंधित होती हैं, जिसमें बहुत से मेडिसिन काम नहीं करते हैं, वो भी एक्यूप्रेशर से उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और लोग ठीक होते हैं। एक्यूप्रेशर काम कैसे करता है? वस्तुतः हम जो एक जीवित व्यक्ति को देखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें अपीयर होती हैं। एक तो वो उसका शरीर हम देखते हैं, तो उसकी फिजिकल बॉडी है। दूसरा उसमें चेतना देखते हैं, हलचल देखते हैं। अगर हलचल नहीं है तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जिंदा है कि नहीं। यानी जो हलचल है, ये जो चेतना है, ये बताता है कि ये व्यक्ति जीवित है। यानी कि सिर्फ ये बॉडी नहीं है, इसमें कुछ और है। तो ये चेतना, यानी कि ये ऊर्जा, तो जो ऊर्जा है यानी एनर्जी है उस बॉडी की, और वो बॉडी
ये दोनों मिल के एक इकाई होते हैं जिसको हम कहते हैं जीवित व्यक्ति। ये जीवित व्यक्ति ही हमारा ट्रीटमेंट का एम है कि हम उसी जीवित व्यक्ति का उपचार करते हैं जिसमें चेतना भी है और शरीर भी है। सिर्फ शरीर रहे चेतना ना रहे तो वो हमारे उपचार का विषय नहीं है। जीवित होना चाहिए, यानी कि उसमें एनर्जी है। अब ये एनर्जी शरीर में रहती है या शरीर इस एनर्जी पे निर्भर है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और जितने भी ऊर्जा से संबंधित सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि एनर्जी प्राइमरी होती है, शरीर बनता बिगड़ता रहता है, यानी कि आत्मा अजर अमर है और शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसी विधाएं हैं जो ये कहती है कि नहीं, शरीर ही मुख्य है, इसके होने से चेतना आ जाती है, इसके ना रहने पे चेतना का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, यानी कि शरीर में चेतना रहती है। एक्यूप्रेशर जो है वो ऊर्जा को मानता है कि ऊर्जा प्राइमरी है। अगर हम बॉडी और आत्मा के एग्जिस्टेंस की बात करें, एनर्जी और बॉडी के एग्जिस्टेंस की बात करें, तो हम प्राइमरी एग्जिस्टेंस एनर्जी का मानते हैं, यानी कि एनर्जी ऊर्जा प्राइमरी है और उसके हिसाब से बॉडी होती है। तो बॉडी उस पर प्राइमरी एग्जिस्टेंस एनर्जी का है और बॉडी उस पर निर्भर होती है। तो हम इसी एनर्जी को ट्रीट करते हैं। ये एक्यूप्रेशर में उपचार का जो माध्यम है, उपचार का जो विषय है, वो ये ऊर्जा ही है। और इस ऊर्जा से बनने वाले शरीर, यानी कि ऊर्जा शरीर का हम उपचार करते हैं। इस ऊर्जा शरीर में आई हुई परेशानियों को, उसमें आए हुए इम्बैलेंस को हम बैलेंस करते हैं एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के माध्यम से, और उस कमी को, यानी कि जहाँ पे जिस एनर्जी की कमी है उसको पूरा करते हैं, जहाँ पे अधिकता है उसको कम करते हैं। इस माध्यम से हम एक बैलेंस स्थापित करते हैं और इस बैलेंस के कारण वो बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। ये एनर्जी की बैलेंस और इसका इम्बैलेंस शरीर में स्वस्थ और अस्वस्थ होने का कारण है। अगर एनर्जी बैलेंस है तो बॉडी स्वस्थ है, और अगर एनर्जी इम्बैलेंस है तो बॉडी अस्वस्थ है। क्योंकि हमारी नज़र, हमारे जो देखने का, समझने की जो विषय वस्तु है वो ये शरीर है। तो हम जो भी बीमारी या जो भी परेशानी देखते हैं वो इस शरीर को ही देखते हैं और इस शरीर के माध्यम से ही देखते हैं। वो फिजिकल फॉर्म में ही हम देख पाते हैं कि ये ऑर्गन पर में बीमारी हुई, इस अंग में प्रॉब्लम हुई, तो ये हम फिजिकली देखते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो कॉज होता है, कारण होता है, वह एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, जिसके कारण से किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम उस ऑर्गन को ट्रीट करते हैं, देखिए आजकल जितने भी विधाएं हैं जिसको प्रचलित विधा हो गई हैं, वो ऑर्गन का ट्रीटमेंट करती हैं, बॉडी का ट्रीटमेंट करती हैं। लेकिन वो देखिए, जब तक हम पूर्णतया कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, कारण को ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक बीमारी जड़ से नहीं जाएगी, बीमारी ठीक नहीं होगी। और कारण को जानने के लिए आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि उस कारण को समझें, यानी कि आप उस एनर्जी को समझें, जानें। ये आपके दृष्टिकोण में आ जाना चाहिए, ये आपकी समझ में आना चाहिए कि कैसे हम एनर्जी को देखें। इसी एनर्जी के माध्यम से हम बीमारियों को पहचानते हैं, इसको ठीक करते हैं और व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं। तो ऊर्जा हमारा
बेसिक आज की क्लास का उद्देश्य ये है कि हम ऊर्जा के बारे में समझा सकें कि ऊर्जा कैसे शरीर में महत्वपूर्ण है और कैसे ये ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें जो भी हम उपयोग करते हैं, जब हम इम्बैलेंस देखते हैं एनर्जी का, तो हम इस एनर्जी के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए शारीरिक ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं और ये ऊर्जा कुछ खास बिंदुओं के माध्यम से बैलेंस होता है और वहाँ पे कई बार रुक जाता है, इकट्ठा होता है। अलग अलग इसमें जो भी अलग अलग थियरीज हैं, उस अलग अलग थियरीज के हिसाब से हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे किसी भी ऑर्गन या किसी भी जगह के एनर्जी को इम्बैलेंस को देखते हैं कि उसमें क्या क्या इम्बैलेंस हुआ है और जैसे कि उसके पंच महाभूत हैं और पंच पराभौतिक एलिमेंट्स हैं, जो भी द्रव्य हैं, इनमें इम्बैलेंस को देखते हैं तो उससे हम ठीक करते हैं। पीसीएम में हम दोनों तरीके की चीज़ें भी देखते हैं कि मेरिडियन में एनर्जी का प्रवाह रुक गया तो उससे बीमारी हो रही है, या किसी ऑर्गन में एनर्जी का इम्बैलेंस हो गया तो उससे बीमारी हो रही है। तो अगर हम इस सिस्टम को देखें कि एनर्जी कहाँ रुक रही है या इम्बैलेंस कहाँ हो रहा है, तो ये बहुत अति उत्तम है। देखिए एक्यूप्रेशर में बेसिक जो है वो ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है इसके बारे में हर व्यक्ति चर्चा करता है, लेकिन क्या है इसके लिए बहुत कुछ लोग नहीं जानते कि क्या है एनर्जी बेसिक होती क्या है। हर व्यक्ति आजकल तो हर जगह ऊर्जा की बात हो रही है। आगे की क्लासेज में हम बताएंगे कि ऊर्जा क्या है। देखिए ऊर्जा को समझने के लिए हमें शंकराचार्य के परब्रह्म तक जाना पड़ेगा। ये एक चरम है एनर्जी का कि जब हम शंकराचार्य द्वारा वर्णित परब्रह्म की बात करते हैं तो वो एकत्व की बात है। या वैशेषिक दर्शन में जब हम 6 पदार्थों की बात करते हैं, ये भौतिक जगत के बनने का एक चरम है। 2 ध्रुवों पे खड़े हैं जहाँ पे वैशेषिक दर्शन ये बताता है कि ये पूरा दृष्टिगत जगत कैसे बना हुआ है, ये 6 पदार्थ कैसे दृष्टिगत जगत को बनाते हैं। और शंकराचार्य ये कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, परब्रह्म है, यानी कि चेतना और जड़ता सब कुछ उसी में है। तो हम जो जिस एनर्जी और जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ये रिलेटेड है उस परब्रह्म से, लेकिन हमारी चर्चा का जो विषय है, हमारे ट्रीटमेंट का विषय है, वो है वैशेषिक दर्शन का 6 पदार्थ और उससे बनने वाली इस जगत की अनेकानेक वस्तुएं, जिसमें द्रव्य जो 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन में कहे गए हैं, उसमें उससे बनने वाली अनेक वस्तुएं। लेकिन इनके बीच में ये हम कभी आगे जब क्लास बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि एनर्जी बेसिक है क्या। क्योंकि एक्यूप्रेशर में एक बड़ी समस्या है, हम एनर्जी को नहीं पहचानते, एनर्जी का मूल कॉन्सेप्ट नहीं जानते। तो हम कहें कि ये शंकराचार्य के परब्रह्म और वैशेषिक दर्शन के 6 द्रव्य, 6 पदार्थ, इनके बीच में सांख्य दर्शन आता है जो कि 24 पदार्थों की बात करता है। और इनको भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो 24 पदार्थों में 17 स्तंभ की बात करते हैं, महत, अहंकार 17 स्तंभ, फिर 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, तन्मात्राएँ, फिर उससे 5 महाभूत, यानी कि 5 महाभूत हैं। ये अंतिम पायदान है जो भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। इसके पहले 19 द्रव्य ऐसे हैं जो कि पराभौतिक हैं, तो लेकिन वो इस शरीर के कारण हैं और
उनका उपचार होना चाहिए। उनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो ये भौतिक शरीर जो कि हम जिसे देख रहे हैं ये स्वस्थ नहीं रहेगा। तो उस ऊर्जा का भी हम बात करेंगे। लेकिन जो एनर्जी इस बॉडी में देखते हैं, और ये जो विषय है हमारे ट्रीटमेंट का, ये बॉडी, ये उसी सिस्टम पे है कि एक एनर्जी इस बॉडी में आती है और वो चेतन अचेतन दोनों का निर्माण करती है, जिसको कि भारतीय दर्शन में सत असत चिदाचिद लचित अचित सत असत, या शंकराचार्य की बात करें तो वो कहते हैं कि मिथ्या, जैसे कि माया और माया का अध्यास, व्यवहारिक जगत, परमार्थिक जगत, ये व्यवहारिक जगत जो हम लोग जिसमें जी रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे और फिर हम इस पर बताएंगे कि कैसे ये शरीर ऊर्जा किसी भी जो प्योर एनर्जी है उसको कैसे फंक्शनल एनर्जी में चेंज करता है, कैसे उसके स्ट्रक्चरल एनर्जी में चेंज करता है, ये आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं। इसलिए कि पूरा भारतीय दर्शन इसी बात से भरा हुआ है कि एनर्जी कैसे काम करती है। रामानुज का द्वैतवाद भी विशिष्ट द्वैतवाद है रामानुज का, वो भी इसी पे बात करता है कि चेतना क्या है और जड़ तत्व क्या है। फिर वो जड़ तत्व में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के पांचों की परसेंटेज की बात करते हैं कि किसी में कितने परसेंट क्या होता है। तो जब हम इस जो भौतिक शरीर है और चेतन शरीर है, जीवात्मा युक्त शरीर है, जब इस जीवात्मा युक्त शरीर के पीछे की कहानी भी हम समझने लगेंगे तो हम इस शरीर को बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे और इसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। हमारे जो चरक संहिता है, चरक संहिता में न्याय वैशेषिक दर्शन में जो ऊर्जा का सिस्टम दिया गया है या ऊर्जा के बारे में जो चर्चा है उसी को लिया गया है और उसी के आधार पे पूरी चरक संहिता में बातें लिखी हुई हैं और उसी आधार पे जितने भी ट्रीटमेंट हैं उसको किया जाता है। यानी कि जो बैलेंस है, चाहे वो वात पित्त कफ के माध्यम से कर रहे हों या आप काल के माध्यम से कर रहे हो, दिशा के माध्यम से कर रहे हैं, ये सब कुछ उसी आधार पे वैशेषिक दर्शन की जो पृष्ठभूमि है और वैशेषिक दर्शन में जो कहा गया है उसके आधार पे ही है। तो हम उसके भी चर्चा करेंगे कि वैशेषिक दर्शन में क्या कहा गया है और ये कैसे चरक संहिता में है और कैसे फिर ये हमारे ट्रीटमेंट का विषय है। क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट एनर्जी का ट्रीटमेंट है, इसलिए हम उन सभी पराभौतिक द्रव्यों के बारे में समझ सकते हैं और उस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि जब हम औषधियों के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं तो वो छूट जाते हैं। इसलिए कि हम आप फिजिकल बॉडी पे ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो मेटाफिजिकल छूट जाता है। हमने कहा कि सांख्य दर्शन में सिर्फ 5 महाभूत अंतिम सोपान पे खड़े हैं जो फिजिकल मतलब भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके पहले सभी पराभौतिक हैं। तो उन पराभौतिक चीज़ों को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। कान का मतलब कभी ये नहीं होता है कि श्रवणेंद्रिय, इंद्रियां पराभौतिक होती हैं, ये आत्मा के साथ चलती रहती हैं। जो चीज़ आप देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, आँख देख रहे हैं, ये सिर्फ उनके रिसेप्टर हैं। इन इंद्रियों का अधिष्ठान जो होता है वो ब्रेन में कहीं होता है, ब्रेन के पार्ट होते हैं, जहाँ पे आत्मा के साथ ये इंद्रियाँ रहती हैं। जैसे कि आत्मा का अधिष्ठान है, इंद्रियों का मन का अधिष्ठान है, और ये इनके माध्यम से सूचनाओं को लेती हैं। इसीलिए
आपकी आँख की पावर बढ़ा दी जाती है तो आप दूर की चीज़ें देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटी चीज़ें देख लेते हैं, आप बहुत दूर की चीज़ें देख लेते हैं, इसलिए कि जो देखने वाला है उसकी क्षमता अनंत है। आप अगर इस रिसेप्टर की क्षमता को बढ़ा देंगे, इस रिसेप्टर के पावर को बढ़ा देंगे, तो वो अनंत ज्ञान को रिसीव करने वाला उसको रिसीव कर लेगा। तो हम जनरल रूप में सिर्फ इंद्रियों का मतलब इन्हीं जो ऑर्गन दिखते हैं इनके बारे में जानने लगते हैं, और इसीलिए इंद्रियों का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता जब तक कि आप इंद्रियों को बेहतर तरीके से समझें ना, इंद्रियों को जाने ना कि इंद्रियां क्या होती हैं, उनका अधिष्ठान क्या होता है, तो आप उस अधिष्ठान का ट्रीटमेंट करें और उस इंद्रिय का ट्रीटमेंट करें, और फिर उस इंद्रिय का उनके रिसेप्टर से जो कनेक्शन है उसको ट्रीट करें, और उस रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को, उसकी रिसीव करने की क्षमता को ट्रीट करें, तो आप किसी भी इंद्रिय को या एक सिस्टम को पूरा ट्रीट कर पाएंगे। होता क्या है कि हमें नाक की प्रॉब्लम हुई, हमने नाक का ट्रीटमेंट दे दिया और ट्रीटमेंट में फ़ायदा आया या नहीं आया, हम सोचे कि ये हो गए, लेकिन नहीं, जब तक कि आप उस अधिष्ठान को भी नहीं छुएंगे, उस इंद्रिय को भी नहीं छुएंगे, तब तक पूर्णता नहीं होती। यही छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिसको कि आने वाले क्लासेज में हम चर्चा करेंगे। कल से हम TCM को पढ़ाना चालू करेंगे, जिससे कि चाइनीज एक्यूप्रेशर सब लोग जानते हैं, बड़ा उसके पॉइंट्स भी बहुत से लोग जानते हैं, तो हम उन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, उस थियरी की चर्चा करेंगे। आने वाले समय में हम 5 एलिमेंट थियरी पे विस्तृत बात करेंगे। देखिए, कोई भी थियरी है, चाहे वो चाइनीज हो या आयुर्वेद हो, जब आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो सब एक ही हैं, और मतलब कि 5 एलिमेंट थियरी लगता है कि चाइनीज में कुछ अलग है, लेकिन सब एक ही हैं। मैं उन श्लोकों के बारे में बताऊंगा जिसमें कि पूरी 5 एलिमेंट थियरी की क्रिएटिव साइकिल और कंट्रोल साइकिल लिखा हुआ है। तो कल से हम इसको पूर्णतया एक जिस तरह एकेडमिक में पढ़ाया जाता है 1 by 1 उस तरह पढ़ाएंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग इसको सीख के बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। धन्यवाद।